बारबी परी का जादुई चॉकलेट केक का जादू। कंचन एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। कंचन के पिता किसान थे। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे। बावजूद इसके कंचन के माता पिता ने कंचन की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में लगे रहते थे। उसी गांव में श्रेया नाम की एक लड़की रहती थी। श्रेया गांव के सेठ सुखराम की बेटी थी। श्रेया और कंचन में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। कंचन जब अपनी दोस्त श्रेया के पास अच्छे और ब्रांडेड कपड़े, महंगे महंगे मेकअप देखती तो घर आकर वो भी इन सब चीजों की डिमांड अपने पिता से किया करती थी। पापा, आज श्रेया के पापा उसके लिए बहुत सुंदर गाउन लेकर आए थे। पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, आप भी मुझे एक गाउन दिला दो ना। बस इतनी सी बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक प्यारा सा गाउन ले आऊंगा। अब खुश हो बेटा? सच पापा, आप बहुत ही अच्छे हो पापा। मैं अभी अपने गाउन के बारे में श्रेया को बताकर आती हूँ। इतना बोलकर कंचन बाहर चली जाती है। तभी कंचन की माँ सुनीता बोलती है, आपने कुछ ज्यादा ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। अरे श्रेया तो बड़े सेठ की बेटी है, हम चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है ये बात अब हमारी कंचन बेटी को भी समझनी होगी, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन पर दिन और बढ़ती जाएगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो, कंचन अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो खुद ही सब समझ जाएगी। अभी से हम अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों को क्यों छीने। अगले दिन, अजय सुनती हो, वो जो मैंने कल 500 रुपये दिया था देना, मैं बाजार जा रहा हूँ अपनी बिटिया के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ घर में खाने को पैसे नहीं है, लेकिन इन्हें अपने शौक पूरे करने ज्यादा जरूरी है। अरे क्या हो गया, एक ही तो लाडली बेटी है हमारी, पैसों का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब दो, मुझे देरी हो रही है। उसके पिता शाम को एक बहुत ही प्यारा सा गाउन लेकर कंचन को दे देते हैं। कंचन गाउन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और गाउन पहनकर श्रेया के पास जाती है। श्रेया, देख मैं कैसी लग रही हूँ, ये गाउन मेरे पापा लेकर आए हैं। ठीक है, बट मेरे गाउन से ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरा गाउन तो सुपरमार्केट का है, वो भी पूरे 10,000 रुपए का। अच्छा, मैं तो भूल ही गई, ये देख मेरे पापा मेरे लिए नई साइकिल लेकर आए हैं। वाओ श्रेया, ये तो बहुत ही सुंदर है, एक बार मुझे भी चलाने देना। नहीं नहीं, मैं इसे तुम्हें चलाने नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरे लिए है। तुझे चलानी है तो तू भी अपने पापा से बोलकर साइकिल ले ले। इतना बोलकर श्रेया साइकिल चलाने लगती है। कंचन दूर से श्रेया को देखने लगती है। घर आकर कंचन उदास मन से बैठी थी। तभी उसके पापा उससे बोलते हैं, क्या हुआ मेरी रानी बेटी को, गाउन पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है पापा। पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे एक साइकिल दिला दोगे? लो, और मानते जाओ इसकी बात, अब घर बेचकर इसे साइकिल दिलाओ। अरे सुनीता, शांत भी रहोगी अब तुम? इतने दिन से तो शांत ही थी मैं, लेकिन अब और नहीं। और तू सुन कंचन, बहुत हो गया तेरा लाड प्यार। अरे वो बड़े सेठ की बेटी है, करोड़ों का कारोबार है उनका, और तेरा बाप एक किसान है। उसको देखकर उसकी बराबरी करना बंद कर दे। तुझे दिखाई नहीं देता हम कितनी मेहनत से दिन रात एक करके काम करते हैं, तब जाके रात को हमारे घर चूल्हा जलता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है कंचन बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे दूसरों को देखकर लालच मत किया करो, जो है उसी में खुश रहा करो। कंचन अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास बैठ जाती है और दूर से श्रेया को साइकिल चलाते हुए देखती रहती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। कंचन श्रेया से कुछ ही दिन की छोटी थी और दोनों का बर्थडे एक ही महीने में आता है। श्रेया के माता पिता हर बार बहुत ही धूमधाम से श्रेया का बर्थडे मनाते हैं। इस बार भी श्रेया के बर्थडे का बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया गया। कंचन जब उसके घर गई तब उसने देखा कि श्रेया के घर उसके टेबल पर एक बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक रखा हुआ है। वो एकटक उस केक को निहारती रही। क्या हुआ, तू इतनी हैरानी से केक को क्यों देखे जा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, केक बहुत ही बढ़िया है। होगा क्यों नहीं, आखिर मेरा बर्थडे जो है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद ये सारा केक मैं अकेली ही खाऊंगी।
चल तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे दूंगी, आखिर तुमने इतना महंगा और इतना बड़ा केक कभी खाया भी नहीं होगा। बर्थडे खत्म हो जाने के बाद कंचन अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है और मुझे भी मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक ही चाहिए। माँ देखो, अब मना मत करना, मैंने बहुत दिनों से आप लोगों से किसी भी चीज की कोई जिद नहीं की, तो इस बार आपको मेरी ये बात माननी ही होगी। बेटी, घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर में ही हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, मैं हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी, आप कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानती हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर कंचन घर के बाहर एक पार्क में बैठकर रोने लगती है। तभी उधर से बार्बी परी गुजर रही होती है। बार्बी परी कंचन को रोते हुए देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बार्बी परी जी, मेरी दोस्त श्रेया के जन्मदिन पर उसके माँ बाबा ने उसे बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक दिलाया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर मुझे एक छोटा सा केक भी नहीं दिला पा रही है। वो बोल रही है कि हलवे के केक को काटकर अपना जन्मदिन मना लो। आप ही बताओ परी जी, हलवे के केक से भला जन्मदिन कौन मनाता है? ऊपर से ये देखकर सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये समस्या तो है। अच्छा रोना बंद करो, तुम्हें चॉकलेट केक पसंद है ना? ये लो, ये एक जादुई चॉकलेट केक है, तुम ये केक अपने साथ अपने घर ले जाओ। ये केक कभी खत्म नहीं होगा और हाँ, इस केक को तुम अकेले मत खाना, इसे मिल बांट कर खाना। ये केक खाकर सब तुम्हें दुआ देंगे और वो सच हो जाएगा। और हाँ, याद रखना, ये केक सिर्फ तुम अपने जन्मदिन वाले दिन ही काट सकती हो। अगर तुमने गलती से भी इसे किसी और दिन काटा तो केक खाने वाले तुम्हें दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ देंगे और वो बद्दुआ भी सच हो जाएगा। ये सुनकर कंचन बार्बी परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी वो केक अपने घर ले आई। केक को देखकर उसकी माँ बोली, अरे कंचन, तुम्हें इतना सुंदर केक कहाँ से लेकर आ रही हो? किसने दिया तुम्हें? कहीं चोरी तो नहीं की हो? सच बताओ। नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, एक सुंदर परी ने मुझे जादुई केक दिया है, इसको खाने वाले के मुंह से जो दुआ निकलेगी वो सच हो जाएगी माँ। कंचन ने अपने जन्मदिन पर खुशी खुशी जादुई केक काटी और केक काटकर सबसे पहले अपनी माँ को खिलाई। केक खाकर उसकी माँ बोली, सदा खुश रहो मेरी बेटी और जल्द ही तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सी साइकिल भी मिल जाए। उसकी माँ के इतना कहते ही वहाँ पर चमचमाती हुई एक साइकिल प्रकट हो जाती है। ये देखकर कंचन खुशी से झूम उठती है। वो साइकिल लेकर श्रेया के पास जाती है। श्रेया, चलो साइकिल का रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे कंचन, तुम्हारी साइकिल तो बहुत ही अच्छी है, आखिर इतनी अच्छी और महंगी साइकिल तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारे माँ बाबा तो बहुत गरीब है ना? अरे श्रेया, ये सब तो उस जादुई केक की वजह से मुझे मिला है। अच्छा होता उस दिन तुम भी मेरे जन्मदिन में आती तो सब अपनी आंखों से देख लेती। जन्मदिन, जादुई केक? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू, मेरे पास एक जादुई केक है, उस केक को खाकर लोग जो भी दुआएं देंगे वो सच हो जाता है। उस दिन मेरी माँ ने केक खाकर मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी और मुझे ये साइकिल मिल गई। ये सुनकर श्रेया दंग रह गई और वो घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उसकी माँ लालची औरत थी और उसके पिता एक भ्रष्ट अधिकारी थे। जादुई केक की बात सुनकर उन दोनों के मन में लालच आ गया। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर केक चुराने के लिए कहा। गुंडों ने रात को कंचन के घर चोरी करके वो जादुई केक ले जाकर श्रेया के माँ को सौंप दिया। अजी, अब मैं जल्दी से इस केक को काटती हूँ। केक खाकर आप मुझे दुआ दीजिएगा कि मैं जल्दी से शहर की सबसे अमीर सेठ की पत्नी कहलाऊं। मेरे पति यानी कि आपको बिजनेस में दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की हो। श्रेया के परिवार वालों को ये नहीं पता था कि उस जादुई केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही कटने से दुआ सच होती है, बाकी के दिन तो दुआ बोलने का सब उल्टा मिलता है। तभी केक कटकर श्रेया की माँ अपने पति को खिलाती है। तभी उसका पति बोलता है, तुम्हारे पति की खूब तरक्की हो और वो खूब नाम कमाए। उसके इतना बोलते ही उसके फोन का बेल बजता है।
क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? भाग्यवान, सब बर्बाद हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा। अब तक मैंने जो भी घोटाला किया वो सब पकड़ा गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मुझे उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। उनको जुर्माना चुकाते चुकाते उनका सब कुछ बिक गया। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए। उनके पास अब ना तो कोई काम था ना ही पैसे। श्रेया के पापा को मजबूरन अब खेतों में काम करना पड़ा। एक दिन श्रेया अपने परिवार के साथ कंचन के घर जाती है और सारी सच्चाई बताती है। हमें माफ कर दो कंचन, मेरी माँ ने लालच में आकर तुम्हारा वो जादुई केक चुरा लिया था और उस केक को काटने के बाद हम सब बर्बाद हो गए। श्रेया, तुम लोगों ने मेरे जादुई केक को चुराकर बहुत ही गलत किया। शायद तुम्हें ये नहीं पता था कि उस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काटना होता है। दूसरे दिन कटने से दुआ का उल्टा बद्दुआ मिलता है। अब तुम्हें ये पूरा साल गरीबी में ही बिताना पड़ेगा। अब मैं अगले साल ही उस केक को बोलकर तुम्हें फिर से पहले की तरह बना सकती हूँ। तब तक तुम्हें गरीबी में ही गुजारा करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि चुराई हुई चीज से कभी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल गोला टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानियाँ लाती रहूं। कुंड नाम का शहर था जिसमें एक छोटा सा घर बना हुआ था, जिसके अंदर विशाखा नाम की एक लड़की अपनी माँ कमला और पिता राजेश के साथ रहती थी। विशाखा अपनी खिड़की पर बैठी हुई थी। वो खिड़की से देखती है कि बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये सब देख विशाखा अपनी माँ कमला से कहती है, माँ, बाहर बहुत बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मुझे तो ठंड लग रही है। क्यों ना हम कमरे में हीटर लगा ले ताकि ठंड लगे, तो मैं हीटर के साथ में ही सो जाऊं। ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि तुम हीटर से थोड़ी दूरी पर रहना। ठीक है ना माँ, आप चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी और हीटर से थोड़ा दूर ही रहूंगी। ठीक है, चल जा और जाकर सो जा। विशाखा हीटर जलाकर वहाँ पर सोने लगती है। वो चादर ओढ़ लेती है और कहती है, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, गरम गरम। अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। अब मैं सो जाती हूँ। विशाखा को बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। तभी विशाखा की अचानक से नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके सामने एक परी खड़ी है, जिसने बहुत ही सुंदर पोशाक पहन रखी हुई थी और जिसके हाथ में जादुई छड़ी भी थी। विशाखा कमरे में चारों तरफ देखती है, कमरे में कोई नहीं था। तभी उसके सामने एक परी खड़ी हो जाती है और विशाखा के पास परी आती है और उससे कहती है, विशाखा, मैं एक परी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं आपके क्या मदद कर सकती हूँ? केवल तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, ये हमारी रानी परी ने कहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम हमारी रानी परी से मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगी। तुम मेरे साथ चलो। परी विशाखा का हाथ पकड़कर उसे खिड़की के पास ले जाती है। अरे, ये तो मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं गिर जाऊंगी। डरो मत विशाखा, ये हमारे परीलोक जाने का रास्ता है। तुम मेरा हाथ पकड़ लो और आगे बढ़ो। विशाखा जैसे ही परी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ती है, परी विशाखा को अपने साथ खिड़की से बाहर उड़ाकर परीलोक ले जाती है। विशाखा परीलोक पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो तो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में आ गई है, जहाँ सब कुछ बहुत ही सुंदर होता है। पेड़ पौधे, फूल, नदी, सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वो परी विशाखा को अपने साथ परीलोक में रानी परी के महल में ले जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आती है और कहती है, आओ विशाखा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। विशाखा रानी परी को प्रणाम करती है। आओ विशाखा, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। रानी परी विशाखा को अपने कमरे में ले जाती है और वो विशाखा को वहाँ पर रखे हुए परी तारे को उठाने के लिए कहती है। विशाखा आगे बढ़कर जैसे ही परी तारे को उठाती है, वो परी तारा एकदम से चमकने लगता है। ये देखकर सभी परियां देखती रह जाती है और रानी परी भी ये सब देखकर चौंक जाती है। तब रानी परी कहती है, विशाखा,
तुम वही लड़की हो जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं और अब तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। इसके बाद विशाखा वापस परी तारे को उसकी जगह पर रख देती है और कहती है, कैसा कर्तव्य रानी परी? विशाखा, तुम जानती हो इस परीलोक में केवल अब कुछ ही परियां बची हैं जो जिंदा है। पहले हमें इस तरह यहाँ पर छुपकर नहीं रहना पड़ता था। पहले हम सभी परियां खुशी से चारों तरफ घूमा करती थी और सबकी मदद करती थी और जिंदगी का मजा लेती थी। पर एक दिन परीलोक में एक उत्सव मनाया जा रहा था जिसमें काली परी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है। काली परी को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था और वो अपनी शक्ति से सभी परियों को पत्थर की मूर्ति में बदल देती है। आज से परीलोक और इस दुनिया की रानी मैं हूँ। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे जान से मार दूंगी और उसे पत्थर की मूर्ति में बदल दूंगी। काली परी अपनी जादुई शक्तियों से सभी परियों को पत्थर में बदल देती है और वो अपने उस काले लहंगे के साथ बहुत घमंड करने लगती है। काली परी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। पर अब तुम आ गई हो, केवल तुम ही काली परी और उसके काले लहंगे को खत्म कर सकती हो, जिससे सभी बुराई की शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। मैं सब समझ गई हूँ रानी परी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं काली परी का सामना कैसे करूँगी। वो तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इस परी तारे की मदद से तुम काली परी से लड़ सकती हो। इस परी तारे के अंदर ढेर सारी शक्तियाँ हैं। अगर काली परी से लड़ना इतना आसान है तो फिर आपने अभी तक काली परी का सामना क्यों नहीं किया? इसके पीछे की वजह यह है कि केवल कोई इंसान ही काले लहंगे की काली शक्तियों को खत्म कर सकता है। जब तक वो काला लहंगा जिंदा रहेगा, काली परी को कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, अब मैं समझ गई हूँ, पर मैं काली परी के सामने कैसे जाऊंगी? तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले ही मैंने काली परी तक ये संदेशा पहुँचा दिया है, इसलिए आती ही होगी। मैंने काली परी को युद्ध में ललकारा है। मैं तैयार हूँ रानी परी। इसके बाद सभी लोग काली परी के आने का इंतजार करते हैं और थोड़ी ही देर में काली परी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, कहाँ है वो लड़की जो यहाँ मेरा सामना करने आई है? जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है वो जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है। काली परी की आवाज सुनकर विशाखा काली परी के सामने पहुंच जाती है और वह जरा भी देरी ना करते हुए काली परी के ऊपर आग के गोले की बारिश करती है। परंतु जहां जहां आग का गोला जा रहा था, काली परी वहां से गायब होती जा रही थी और हंस रही थी। और फिर काली परी विशाखा की तरफ आग का गोला फेंकती है, परंतु पीछे से रानी परी विशाखा के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे काली परी का हर वार उस पर लगते ही नष्ट हो जाता है। विशाखा, तुम्हें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। ये सुरक्षा कवच ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। विशाखा को काले लहंगे को खत्म करना था, इसलिए वो अपना दिमाग लगाकर काली परी को अपनी बातों में उलझा लेती है और उसके लहंगे में आग लगा देती है। लहंगे में आग लगते ही लहंगा खत्म हो जाता है। लहंगे के खत्म होते ही काली परी भी खत्म हो जाती है और इसके बाद सभी पत्थर की बनी परियां वापस अपने असली रूप में आ जाती है और उसके बाद सभी विशाखा को धन्यवाद देते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा, तुमने हमें आजाद कराया और उस काली शक्तियों के लहंगे को खत्म कर दिया। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते। ये सब तो ठीक है, पर अब मुझे मेरे घर जाना होगा। घर पर मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है विशाखा, तुम हमारी दुनिया में हो। तुम्हारे घर पर अभी भी रात ही हो रही होगी और तुम्हारे माता पिता अभी सो रहे होंगे। इसके बाद विशाखा परीलोक से वापस अपने घर वापस आ जाती है। रानी परी विशाखा को उपहार देते हुए कहती है, ये लो विशाखा, ये परियों की जादुई छड़ी है। तुम्हारा जब भी हमसे मिलने का मन करे तुम हमसे मिलने आ सकती हो। धन्यवाद परी जी, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये सुंदर सवारी कराई, और आप ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। ठीक है, अभी तुम सो जाओ, अभी रात बाकी है। कल सुबह उठकर तुम्हें स्कूल भी जाना है। इसके बाद विशाखा परी को धन्यवाद करती है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। उसके बाद जब सुबह विशाखा उठती है तो वो सोचती है कि आखिर वो सच था या सपना।
तभी विशाखा को रानी परी की दी हुई छड़ी दिखाई देती है और वो अपनी छड़ी देखकर खुशी से सब समझ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।